नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज जो एनालिसिस है वो इकोनॉमिक एनालिसिस है। आप देखिए कि भारत जिस प्रकार से विकास कर रहा है, भारत की कोविड के दौरान भी जो विकास दर आई, इतना बड़ा संकट और संसार का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश। आप सोचो कि हमारा बजट भी ज़्यादा है, हमारे खर्चे भी ज़्यादा हैं, हमारे ऊपर लोड भी ज़्यादा है। 140 करोड़ लोग कोविड के दौरान खाली बैठ गए हों, घर में ताले लग गए हों, घर से बाहर जाना बंद हो, और खर्चा तो है ही, खाना पीना कपड़े लत्ते ये तो सब खर्चा है ही। और इवन घर में रहोगे तो ज़्यादा और खर्चा है खाने पीने का। तो इतना सारा लोड भारत के ऊपर, और लंबे समय तक भारत ने रिस्क लिया, मतलब यूएस रिस्क लेने को तैयार नहीं था। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया, लेकिन भारत ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया और संकल्प लिया कि हम एक एक भरतवंशी को भोजन करवाए बगैर रात में सोने नहीं देंगे। ये केवल एक व्यक्तित्व के कारण हो सकता था, एक पार्टी की विचारधारा के कारण हो सकता था, अंत्योदय की भावना की वजह से हो सकता था। और अंत्योदय की भावना जो कि भारतीय जनता पार्टी के उदय के समय से मैं कहता हूँ कि जब जनसंघ बना था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन और जो अंत्योदय की परिकल्पना की थी, अच्छा शासन कैसा हो, तो उन्होंने कहा अच्छा शासन वैसा हो कि अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी भोजन मिले, उसकी आवश्यकताएं पूरी हों और उसका मिनिमम दुख और मैक्सिमम सुख उसको मिले। ऐसा शासन होना चाहिए। आप सोचो कि जिस समय इस प्रकार की बीमारी भारत में आई और भारत को लॉकडाउन किया गया, तो सोचिए कि 140 करोड़ को भोजन करवाने की जिम्मेदारी लंबे समय तक भारत सरकार ने उठाई। प्रोडक्शन कुछ था नहीं, सेल्स कुछ हो नहीं रही थी, और भारत को टैक्स भी नहीं मिल रहे थे। इस टैक्सेशन न मिलने के कारण आपको याद होगा केजरीवाल ने तो केंद्र सरकार से कहा हमें 5,000 करोड़ रुपया दो ताकि हम सैलरी बांट सकें। हमारे पास सैलरी बांटने के भी पैसे नहीं, फ्री तो वो बांट रहे थे लेकिन सैलरी बांटने के उनके पास पैसे नहीं थे। ऐसा बजट, यानी कि छोटा राजा, लंपट राजा के पास इतना भी बजट नहीं था कि वो सैलरियां बांट देता। बाकी तो सब छोड़ दो, भारत सरकार सैलरियां भी बांट रही थी, सबके भोजन की व्यवस्था भी कर रही थी, दवाइयों की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी वो सब कुछ कर रही थी, और सैलरियां भी बांट ही रही थी। सबकी सैलरियां, जो सरकारी कर्मचारी घर पर बैठा था उसको भी, जो सरकारी कर्मचारी काम चल रहा था उसको भी, सबकी सैलरियां चल रही थी। यानी कि भारत सरकार के ऊपर लोड बरकरार था और टैक्स नहीं आ रहा था। आप सोचो ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार ने कैसे ये समय बिताया होगा। मैं इसका दूसरा इलस्ट्रेशन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बियर करने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया। 10 लाख से ऊपर लोग, ऐसी रिपोर्ट आई, 10 लाख से ऊपर लोग यूएस में मारे गए, चाइना में बहुत बड़े स्तर पर मारे गए, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया। लॉकडाउन नहीं लगाया का मतलब कि राज्य को पैसे की आवश्यकता है, देश चलेगा कैसे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन भी लगाया, फ्री में कोविड के जो वैक्सीन है वो भी लगाई, और जो कर सकते थे वो सब कुछ किया। अब इस परिस्थिति में यूएस को ये अनुमान था कि भारत दिवालिया हो जाएगा। संसार के बहुत सारे कंट्रियों को लग रहा था कि भारत खत्म हो जाएगा, और इतनी बड़ी आबादी को भोजन करवाना 1 वर्ष या उससे अधिक, अब तो 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष से लगातार वही सिलसिला चल रहा है। हालांकि अब हम कमाई करना शुरू कर दिए हैं, हाथ पैर सबने चलाने शुरू कर दिए हैं, वर्किंग ऑफिस शुरू हो गए हैं, लेकिन यूएस जैसे कंट्री को तो बिल्कुल अनुमान था कि जब वो नहीं चला सकते तो भारत तो बिल्कुल नहीं चला सकता। उनको लगा था कि भारत बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने, और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में किसका राज है। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में यूएस प्रिवेल करता है। सारे मोस्टली ऑफिस वाशिंगटन या यूएस के अगल बगल हैं, जितने फाइनेंशियल ऑफिस हैं। बाकी ऑफिस आपको मिलेंगे, कोई वियना में मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, लेकिन आपको फाइनेंशियल यूएनओ के जितने ऑफिस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वो सब यूएस में मिलेंगी। उन्होंने मैनिपुलेट करके सिस्टमेटिक तरीके से वो अपने पास रखा था, इसलिए वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन भी वहीं से आता है, आईएमएफ भी वहीं से गवर्न होता है।
आईएमएफ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहाँ से एक्सचेंज होता है। आप अगर आपके जेब में डॉलर है, आपको रुपया चाहिए, तो कहाँ जाएं? तो आईएमएफ के पास जाइए, उनके पास जमा कर दीजिए, वो आपको रुपया दे देंगे। इसलिए उनके पास एक स्पेशल करेंसी एसडीआर नाम की चलती है। पहले गोल्ड से पहले यूएस डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी हुआ करता था। ये मेरे ख्याल से 1975-78 तक चला, और फिर उसके बाद गोल्ड इंटरनेशनल करेंसी बना। फिर बाद में एसडीआर जो है वो एक नई करेंसी आईएमएफ ने निकाल दी, यानी कि एसडीआर से ही सबकी तुलना की जाएगी। अगर यूएस डॉलर को भारत में रुपया चाहिए, आपके पास डॉलर है, रुपया चाहिए, तो आप एसडीआर लाते हैं तो भी रुपया मिल जाएगा, और अगर आप हमारे यहाँ मॉनेटरी फंड हमारे यहाँ बैंक में जमा करेंगे तो वो एक्सचेंज कर देगा। और भारत की जीडीपी, मतलब किसी भी कंट्री की जीडीपी के बहुत सारे मानक हैं। उन मानकों में कंट्री की आबादी, कंट्री के अंदर प्रति व्यक्ति आय, कंट्री के अंदर जो प्रोग्रेस है, वो सब कुछ काउंट होता है कि भाई आफ्टर ऑल क्या है, तो उस हिसाब से जीडीपी कवर होती है। अब जीडीपी भारत की तेज चल रही है। ऐसा अनुमान था कि 2 डिजिट से ऊपर जीडीपी जाएगी, लेकिन कोविड की वजह से वो सिंगल डिजिट पर रह गई। अभी भी हम विश्व की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था है। डॉलर भी डाउन हो रहा था, और हम सब जानते हैं कि उनके ऊपर इतना कर्जा, यूएस के ऊपर इतना कर्जा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से ये कह रहे हैं कि तुम हमको कर्ज लेने की सीमा बढ़ा दो। अगर यूएस में कर्ज लेने की सीमा नहीं बढ़ती तो यूएस बहुत बड़े संकट में आ चुका है। इतना कर्जा है वो ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। यूएस की इकोनॉमी कभी भी कोलैप्स कर सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। तो यूएस की पोजीशन इतनी ख़राब होने की वजह से उन्होंने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब ये हो गया कि डॉलर की कीमत स्ट्रांग हो गई, डॉलर मजबूत हो गया। डॉलर मजबूत हुआ कि मतलब विश्व की सारी करेंसियाँ डाउन होंगी। तो डॉलर, और चूंकि जनरली हम डॉलर से ही कंपेयर करते हैं, तो डॉलर वो वर्ल्ड बैंक में भी डॉलर ही प्रिवेल करता है। इसलिए डॉलर चूंकि सेंट्रल करेंसी के रूप में काम कर रही थी, तो रुपया बढ़ता दिखाई पड़ा, रुपया महंगा होता दिखाई पड़ा। और रुपया बढ़ता हुआ दिखाई पड़ने का मतलब है भारत में विरोधियों का सामने आ जाना, मतलब है विश्व में और सवाल खड़े कर देना। लेकिन जब भी इस तरह की बात हुई, तो आप जब कंपैरिजन रुपया का किसी खाड़ी के कंट्री से करिए, आप उसका कंपैरिजन चाइना की करेंसी से करिए, आप रशिया की करेंसी से करिए, आप यूरो से करिए, तो पता लग जाएगा कि वाकई में यूएसए ने मैनिपुलेट किया है। यूएसए ने अपने यहाँ फॉरेन एक्सचेंज को मैनिपुलेट किया, अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर, मतलब अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लिया। ठीक कर लिया से मतलब डूबने से बचा लिया। अब सवाल ये था कि भारत में इससे पहले डीवैल्यूएशन के अलावा हम कुछ करते नहीं थे। हम जब यूएस अपने यहाँ ऐसा करता था तो हम रुपए का रेट बढ़ा देते थे। भाई डॉलर के मुकाबले 30 रुपए का होता था तो हम 35 रुपए कर देते, बट ठीक है चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये पहली बार अंदाज़ा होगा कि 2018 से लेकर और 2023 तक, आप सोचो, पहले तो डॉलर 8% मजबूत हो गया, 18-19 में, 20 में, 21 में 8% मजबूत हो गया। लेकिन 2022 के दिसंबर से लेकर अक्टूबर के 2023 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, दिसंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक वो समय था जिसमें यूएस डॉलर केवल 2% मजबूत हुआ। जबकि यूएसए का मानना रहा होगा कि वो इतनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, वो अपने यहाँ वो सब, जिसको वो सब सुधार कहते हैं, तो भारत में 10% के लगभग इफेक्ट आना चाहिए, क्योंकि 2021-22 में 8% का फ़र्क आया था। आईएमएफ की आर्टिकल 4 की जो कंसल्टेंसी है, वो आईएमएफ के आर्टिकल 4 की कंसल्टेंसी की बैठक हो गई। उस बैठक में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत सरकार मैनिपुलेट कर रही है, इसलिए भारत का यूएस डॉलर का रेट बढ़ नहीं रहा है। आप सोचिए कि भारत की करेंसी जो है वो मजबूत है, और भारत की करेंसी उनके अनुसार कमज़ोर होनी चाहिए थी। भारत की करेंसी कमज़ोर नहीं हो रही है, मतलब भारत सरकार उसमें मैनिपुलेट कर रही है। अब ये बात उन्होंने फाइनली कह दिया कि फॉरेन एक्सचेंज में भारत सरकार इंटरवीन कर रही है, और जिसकी वजह से भारत का जो रुपया है वो डाउन नहीं जा रहा है। अब ये बात कह तो उन्होंने दी, कह इसलिए दी कि भारत में बवाल मचे, विश्व में कुछ और लोग भारत की करेंसी को लेकर, भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम जाए, यूएस की तरफ ज़्यादा बढ़े, यूरोप की तरफ ज़्यादा बढ़े। ये सब एक बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने ये बात कह दी। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, वो केवल अपनी उनकी एक एनालिसिस है, उन एनालिसिस के आधार पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। वो स्टेटमेंट हमको
बता दिया, वो पब्लिश हो गई, आईएमएफ की साइट पर पब्लिश हो गया। भारत सरकार के संज्ञान में आते ही आरबीआई ने खुलकर बोला, उन्होंने कहा हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, और कोई मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म भारत में 5-6 महीने से अगर हो रहा था तो वो वर्सेटाइल के लिए हो रहा था, वो इसलिए हो रहा है कि भारत की इकोनॉमी को ग्रो करवाया जा सके। हमने कोई फॉरेन एक्सचेंज पर किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन नहीं किया, और ना ही हम करना चाहते हैं। ये फ्री फ्लो भारत में चल रहा है, इसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। ये भारत आरबीआई के गवर्नर ने सीधा सीधा उनको जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई हम अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करें, हम अपने वेरियस तरह के तरीके अपनाएं, भारत में एक्सचेंज के लिए, भारत की जो 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 इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए हम तमाम तरीके बढ़ा रहे हैं। हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं, हम रिजर्व रेट की बात कर लेते हैं, तो ये तो हमारे क्षेत्राधिकार में आता है। दूसरी बात ये भी है कि फॉरेन रिजर्व भारत में इस समय बहुत बड़ा है, और हम अभी लगभग उसमें 10% की वृद्धि भी, 5% की वृद्धि भी अगले साल तक कर लेंगे। तो $650 बिलियन, अभी $600 बिलियन की तरफ है, $625 बिलियन हो जाएगा हमारा जब ये समय हम जा रहे होंगे। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो दुनिया भर का पैसा भारत में इकट्ठा हो गया है, फॉरेन रिजर्व इकट्ठा हो गया है, ये रिजर्व अपने आप में जीडीपी को ही भी बढ़ाता है, और ये रिजर्व हमारे एक्सचेंज रेट को भी सेट करता है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ की जो माइक्रो इकोनॉमी है, ये आरबीआई के स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा हमारे यहाँ की जो माइक्रो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। हमारे यहाँ हमने माइक्रो इकोनॉमी को जो फंडिंग की है, जैसे मुद्रा योजनाएं भारत में चली, भारत में फिनेंस बैंकिंग कर रही हैं, भारत में यूनिकॉर्न बन रहे हैं, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ रहा है। दूसरा, जो डिस्ट्रक्ट करने वाली एलिमेंट्स हैं, जैसे एफसीआरए का कानून बनाकर जो भारत में डिस्ट्रक्ट करते थे, उन सबको रोक दिया गया है, उन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को रोक दिया गया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। ग्रीन पीस जैसे को यहाँ से भाग गए हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल के ऑपरेशन बंद हो गए हैं। तो ये जो भारत को डिस्टर्ब करते थे उसके नाम से कि ह्यूमन राइट के वायलेशन, ये वो सब भारत में अब समाप्त हो गए। ये परिणाम इस बात की तरफ इंगित करता है कि मोदी जी की सरकार ने वो सुदृढ़ इकोनॉमी स्ट्रांगली कर ली है कि विश्व बैंक को, आईएमएफ को भी ये लग रहा है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई कंट्री ऐसे कैसे कर सकता है। कोई कंट्री में जब यूएस में डॉलर का रेट वो बढ़वा रहे हैं, तो फिर पूरे विश्व में उसका इफेक्ट पड़ रहा है, भारत क्यों अछूता है? इसका मतलब भारत कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहा है। आप सोचो कि सरमाइसिस के आधार पर, आप सोचिए कि उनके मतलब छोटी दृष्टि के आधार पर वो ये बात को निष्कर्ष पर निकाल कर ला रहे हैं, जबकि भारत सरकार ये कह रही है कि हम इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंटरवेंशन का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल भी नहीं है कि हम इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज में इंटरवीन कर सकें। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आप सोचो कि मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हम नंबर 1 हो गए। अब हम आयुर्वेद के क्षेत्र में तो थे, योगा से भी पैसा भारत में आ ही रहा है, तमाम मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने ही लगी हैं, तमाम कंपनियों ने भारत में इन्वेस्टमेंट करके चाइना से अपने प्लांट उठाकर भारत में लगा लिए हैं। भारत में अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 का कंट्री बन चुका है। मोबाइल एक्सपोर्ट के मामले में हम नंबर 1 बन चुके हैं। इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वर्ल्ड लेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बना दिए हैं, वर्ल्ड लेवल के हमने एयरपोर्ट बना दिए हैं, वर्ल्ड लेवल की हम ट्रेन चला रहे हैं, और कुल मिलाकर भारत की जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस, इतना इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद वो ताज्जुब करते हैं कि जब भारत सरकार इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतने बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो भी रुपया कमज़ोर नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो लगाते हैं कि भारत सरकार कुछ न कुछ तो गड़बड़ कर ही रही है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, एनालिसिस है। आप एविडेंस और एनालिसिस में फ़र्क होता है। एविडेंस के बगैर कोई एनालिसिस नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वो बिना एविडेंस के भी एनालिसिस कर रहे हैं, और ये आरोप लगा रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज के मामले में भारत सरकार इंटरवीन करे। अब सोच कर देखिए, अगर रुपया कमज़ोर होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, अगर रुपया कमज़ोर होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये पुरानी सरकारों की भी
यही विचार रहा है, क्योंकि जब भी ऐसी परिस्थिति आई है तो आप $1 1 रुपये के बराबर था। जब हम लुट पिट चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, तब डॉलर और रुपया बराबर था 47 में। और आज डॉलर के मुकाबले रुपया 90 गुना 80 गुना कमज़ोर हो चुका है। 80 गुना कमज़ोर हो चुका है, मतलब हर साल 1 गुना कमज़ोर हो जाते हैं हम, मतलब 100% हम डाउन जाते हैं हर साल। और ये कैसे हो सकता है कि 2022 के अक्टूबर से 2022 के दिसंबर से 2023 के अक्टूबर तक केवल 2% डाउन गया हो, जो कि नॉमिनल होता है या जो ना माने रखता है, वो उनको हजम नहीं होता। तो हम अगर रुपया कमज़ोर होता है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, और पहले भी ऐसा होता रहा। जब $1 1 रुपया था तब भी रुपये को डिवैल्यूएशन किया ही इसलिए गया कि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके, क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो वहाँ से $2 आएंगे। अगर $1 1 रुपये का है तो 2 ही रुपये मिलेंगे, और अगर $1 20 रुपये का है तो 40 रुपये बनते हैं भारत। अगर $1 80 रुपये का है तो भारत में 160 रुपये बनते हैं। यानी कि कहीं भी हम $2 में कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो भारत में वो 180 रुपये का 160 रुपये 70 रुपये बनता है। तो आप सोचो कि कोई भी कंट्री ज़बरदस्ती क्यों ऐसा करेगा, अपनी करेंसी को क्यों कमज़ोर करेगा, जब उसको एक्सपोर्ट बढ़ता है। और एक्सपोर्ट बढ़ने से फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, फॉरेन रिजर्व भी बढ़ता है। तो ये बात नहीं है कि हम उसमें मैनिपुलेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात अगर कंपेयर करके पाकिस्तान से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान का रुपया भारत के रुपये का कितना बराबर है, 3.5 रुपये के बराबर। भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 3.5 रुपये के बराबर है। तो आप सोच लीजिए कि डॉलर वहाँ पर कितने का होगा। वहाँ पर डॉलर 300 रुपये के लगभग का है। $1 पाकिस्तान में 300 रुपये का है, $1 भारत में 80 रुपये के लगभग, 80 82 83 88 ये एवरेज रहता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड की जो अगल बगल के कंट्री हैं उनकी इकोनॉमी 3-3 4-4 गुना डिप्थ में चली गई कोविड की वजह से। बहुत सारे कंट्री 50 से ऊपर कंट्री इतने बड़े इकोनॉमिक संकट में आ चुके हैं कि वो बिना उधार लिए चल नहीं सकते। और भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, भारत एक पिछड़ा हुआ देश है, और उसके बावजूद 140 करोड़ को भोजन करा रहा है, सबको फ्री वैक्सीन दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फुल विंग पे काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हर विंग पर काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त वो सैटेलाइट की दुनिया में काम कर रहा है। भारत, वो आप सोचोगे खगोल शास्त्र के विषय में काम कर रहा है। तो उनको लगता है कि इसमें ज़रूर भारत सरकार कुछ ना कुछ कर रही होगी। लेकिन मैं मानता हूँ ये दैवी कृपा भारत के ऊपर है, ये दैवी कृपा मोदी जी के ऊपर है, ये दैवी कृपा भरतवंशियों के ऊपर है, जो यहाँ के सब संकटों को ख़त्म करेंगे और भारत को विश्व गुरु पुनः स्थापित करेंगे। ये इसलिए उनको ये आश्चर्य लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आश्चर्य लगना स्वाभाविक है। भारत की जो ग्रोथ की स्पीड है, भारत का जो ग्रोथ का मॉडल है, भारत में जिस प्रकार से जागरूकता से लोग खड़े हो गए हैं, भारत के लोग हीन भावना से निकलकर बाहर प्रोग्रेसिव माइंड लेकर आए हैं। मोदी जी के आने के बाद ये परिवर्तन भारत में दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको ये अप्रत्याशित लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा वो विचार करते हैं। सत्य आरबीआई ने अपना खंडन करके भारत सरकार ने बिल्कुल साफ तौर पर उनको जवाब दिया है, और जवाब देने के बाद भारत सरकार ने कहा ये आपकी गलतफहमी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।